हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का जो है अगला टॉपिक। बेसिकली हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, चार फीचर पढ़ लिए थे। आज हम इसके आगे की बात करेंगे। वो है वाई डेमोक्रेसी। वट वट को समझ लिया, व्हाट इज डेमोक्रेसी। आज हम पूरा वाई डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, आज हम पूरा वाई डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। तो बहुत बढ़िया लगने वाला है आपको। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, जाइए पहले देखिए वीडियोस, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये चैनल आपके लिए खुला हुआ है। आपके ही बेसिकली आपको बेसिकली काफ़ी हेल्प होगी इस चैनल से अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर। इसमें बेसिकली मैच द कॉलम है, आपकी बुक में दे रखा था। जो आपने चार फीचर पढ़े थे उसको आपको रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या था, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स का मतलब क्या है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, फ्री एंड फेयर, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। आप ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है, किंग भूटान डिक्लेयर दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये कौन सा फीचर अप्लाई नहीं हो रहा, ये बताना है आपको। मैच करना है, ये रूल ऑफ लॉ इसका आंसर नहीं है। आप मुझे बताओ, किंग जो है उसने कह दिया कि कल को जो मेरा बेसिकली मेरे को जो एडवाइस है, ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। भूटान का जो किंग है उसने कह दिया कि भैया मुझे जो एडवाइस देगा वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देंगे। कौन सा है ये? देखो रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ सबके लिए बराबर, रेस्पेक्ट फॉर राइट भी नहीं है, वन पर्सन वन वोट की तो बात ही नहीं हो रही, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है ही नहीं। तो ये कौन सा है? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। यानी कि ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है, क्योंकि आपको पता है इलेक्टेड लीडर ही डिसीजन लेंगे मेन। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, किंग ऑफ भूटान कह रही है, भूटान का किंग सिर्फ एडवाइस लेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। लेकिन डेमोक्रेसी किसे कहते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही डिसीजन ले। समझ गए? ये इसलिए ये वाला फीचर अप्लाई नहीं हो रहा। कौन सा फीचर अप्लाई नहीं हो रहा? मेजर डिसीजन इलेक्टेड। अगला देखो, मैनी तमिल वर्कर हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन अ राइट टू वोट। अब देखो राइट टू वोट नहीं मिल रहा है यहाँ पर श्रीलंका में, तो कौन सा बन गया? ये वाला वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, क्योंकि ये फीचर ये कहता है कि हर पर्सन को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। किंग ने देखो पॉलिटिकल गैदरिंग बैन कर दी, डेमोन्स्ट्रेशन बैन कर दिया, रैली बैन कर दी। ये किसके अंदर आएगा? रेस्पेक्ट फॉर राइट। जी हाँ, रेस्पेक्ट फॉर राइट। आपको राइट को रेस्पेक्ट कर दिया ना, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे राइट की, क्योंकि ये तो आपका अधिकार है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बिहार का जो डिसोल्यूशन होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसोल्यूशन फॉर बिहार असेंबली। उन्होंने कहा कि तो बेसिकली बिहार का जो डिसोल्यूशन हुआ, बिहार का जो ये बंद हुआ काम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बिहार की असेंबली बंद हुई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करा गया। क्योंकि कानून क्या कहते हैं, कानून बेसिकली होना चाहिए सबके लिए बराबर और कानून के हिसाब से चलना चाहिए, बट कानून के हिसाब से आपने नहीं चला बिहार असेंबली ने, इसीलिए ये इसमें आ गया। और लो जो लास्ट वजह वो किसके अंदर आएगा कि देखो पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि न्यूट्रल गवर्नमेंट रूल करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि न्यूट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, शुड रूल द। तो इलेक्शन के टाइम में कह दिया ना कि भैया ये न्यूट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। इलेक्शन के टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको वोट करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट एक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है। समझ गए? समझ गए? तो इसलिए न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे को चॉइस मिलनी चाहिए। एक ही गवर्नमेंट हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए ये आ रहा है। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगला है हमारा वाई डेमोक्रेसी। जी हाँ, वाई डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है? क्यों है बताओ। तो बेसिकली आप ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए। अब मेरी बात ध्यान समझना यहाँ पर। वाई डेमोक्रेसी को बड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर फिर वही कहानी आ गई। योलोंडा एक स्टूडेंट है ना, फिर उसको लिंगडो उसकी मैडम है। तो बेसिकली वही आ गया यहाँ पर, उसकी ही बात करेगा। देखो सारे के सारे ये। तो देखो एक आर्ग्यूमेंट देखो लोंगडा क्लास में ब्रोक हुआ।
शी हैड फिनिश टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन, आपको पता है कि प्रीवियस सेक्शन टीचिंग करा था उसने लोंगडा ने। व्हाट इज डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझाया था कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करना जरूरी क्यों है, वो अपने समझा था। अब देखो कह रहे हैं एक और डिबेट हुई, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के, मेरिट्स फायदे। तो देखो लोंडा कह रही है वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड वांट डेमोक्रेसी। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमेशा सारे वर्ल्ड क्या कहते हैं, डेमोक्रेट चाहिए। कंट्री जो डेमोक्रेटिक नहीं है पहले, वो आज डेमोक्रेटिक बन गई है। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड दैट नाइस थिंग अबाउट डेमोक्रेसी, सभी लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छा ही बोला है। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी तो अच्छी है ना, इसमें डिबेट करने की जरूरत क्या है। बिल्कुल सही बात है उसकी। भाई जब सब लोग डेमोक्रेसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो डेमोक्रेसी के मेरिट क्या, फायदे ही फायदे हैं उसके, नुकसान है ही नहीं। तो मेरिट पता करने की जरूरत क्यों है वो पूछ रही है। तो देखो एक तगिंकिनी है, उसने कहा बट लिंगडो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस। तो इन्होंने कहा, देखो एक स्टूडेंट ने, कि लिंगडो मैडम ने ये जरूर कहा था कि देखो लिंगडो मैडम ने यही तो कहा था कि ऐसे ना मानो बात को, किसी की बातों को, बड़े वो फेमस क्यों ना हो। बिकॉज एवरी वन एल एक्सेप्टेड ही इज नॉट इट पॉसिबल दैट एवरी वन इज फॉलोइंग रॉन्ग बात, क्योंकि हो सकता है कि सारे लोग गलत ही बोल रहे हो। आप कह रहे हो डेमोक्रेसी अच्छी है, हो सकता है कि डेमोक्रेसी अच्छी ना हो, आपको क्या पता। तो एक जैनी है, जैनी ने कहा यस इट इज एक्चुअली रॉन्ग बात। मतलब हमें ऐसा नहीं स्टार्ट करना चाहिए कभी भी कि ये तो अच्छा ही है ये तो बुरा ही है, कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमें स्टार्ट करना चाहिए कि देख के कि किस कंट्री में डेमोक्रेसी है, उसके फायदे एक्चुअल में क्या हो रहे हैं। तो ये वो कह रहे हैं जेनी, यस इट्स एक्चुअली रॉन्ग पार्ट। व्हाट हैज डेमोक्रेसी brought टू अवर कंट्री, 7 decade ऑफ डेमोक्रेसी, देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री। वो कह रहे हैं कि पिछले 70 साल हो गए हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, बट यहाँ पर गरीबी की कमी थोड़ी है, गरीबी तब भी है हमारे देश में। फिर रेबियंग ने कहा बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गोट टू डू विद, वो कह रहे डेमोक्रेसी का सब मतलब क्या है फिर, पॉवर्टी तो रहेगी रहेगी ना। वी आर, डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि पॉवर्टी ना हो। तो जेनी ने कहा वट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, जो भी है क्या डिफरेंस पता करता है। द पॉइंट इज दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चोस, मतलब कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहसबाजी, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, ये सब चीजें चलती है डेमोक्रेसी में, वो कह रही है। तो डेमोक्रेसी में मतलब ये नहीं कि बहुत सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। तो इसलिए वो कह रहा है, पोलमन कह रही है, पोलमन पोएमन ने कहा सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, तो क्या करें फिर, इसका मतलब क्या ब्रिटिश रूल में चल जाए दोबारा से। मतलब आप कह रहे हो डेमोक्रेसी के नुकसान है, डेमोक्रेसी की वजह से कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या करें, ब्रिटिश रूल में चल जाए वापसी, करे क्या। तो रोज ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, आई डोंट नो, इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रिटिश रूल में चल जाए। वो कह रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर तो होना चाहिए कंट्री में, समवन हु डज नॉट हैव टू बदर अबाउट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट। एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए, उसको इलेक्शन और पार्लियामेंट से मतलब ना हो। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर, एक लीडर को सारी पावर होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इज नीडेड इन कंट्री इंटरेस्ट, वो सब वो लोग वो करे कंट्री के इंटरेस्ट के फेवर में। लेकिन इससे करप्शन और पॉवर्टी नहीं मिट जाएगी हमारी कंट्री के अंदर। तो फिर समवन ने शाउट करा दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, मेरे भाई वो कह रहे हैं ये तानाशाही है। डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही है। अगर एक ही लीडर पूरी कंट्री में राज करेगा तो फिर वो कुछ भी कर लेगा कंट्री के खिलाफ, हमारे हमारे बारे में सोचेगा ही नहीं। सिंसियर, वो कह रहे हैं कि हमारा, मेरा मतलब कहने का है कि मैं के अंदर तो वो पूरी कंट्री की दैया पार लगा देगा। तो होए ने कहा बट दिस इज नॉट फेयर मेरे भाई, दिस इज नॉट फेयर, यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। आप एक कह रहे हो कि एक, देखो आप कह रहे हो तानाशाह, तानाशाह तो तानाशाही होता है ना। आप कह रहे हो कि एक अच्छा तानाशाह एक बुरा तानाशाह, आइडियल डिक्टेटरशिप एक बुरी डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप तो डिक्टेटरशिप होती है मेरे भाई। तो ये कह रहे हैं, तो इसलिए गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर इन रियल लाइफ। वो कह रहे डिक्टेटर के रियल लाइफ का रिकॉर्ड चेक करो आप, क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए दे आर मोस्ट करप्ट, वो कह रहे हैं कि डिक्टेटर ज्यादा करप्ट होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। समझ गए बात को। तो देखो एक नीचे क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पर, ये एक लड़की का, आई वॉन्ट टू बी इन लिंगडो मैडम्स क्लास, दैट साउंड लाइक अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम। वो कह रहे हैं कि मैं लिंगडो मैडम क्लासरूम में जाना चाहती हूँ, क्या वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम है। तो मैडम लिंगडो अलाउड स्टूडेंट टू फ्रीली आस्क क्वेश्चन। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि
आप देखो कोई भी बंदा बोल सकता है, हर एक स्टूडेंट आपस में डिबेट कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। तो सब बहुत बड़ी बात है ये, डिस्कशन कर रहा है डेमोक्रेसी के बारे में। फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई यहाँ पर, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्ट होता है बोलने की आजादी हो लोगों के पास। तो स्टूडेंट अपने आप आस्क कर रहे हैं, क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। लेट वी आस्क एंड डिस्कस फ्रीली बिफोर अराइविंग एनी कंक्लूजन, ऑल दिस हैपेंड इन लिंगडो क्लास। तो स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं इस चीज को। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, लिंगडो क्लासरूम जो है डेमोक्रेटिक क्लासरूम है। इट वॉज जस्ट सपोर्टेड टू एनी क्लास, क्योंकि बहुत सारे क्लास टीचर क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं, तानाशाही होती है। स्टूडेंट को सिर्फ फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो क्लास अनइंटरेस्टिंग क्यों ना हो स्टूडेंट के लिए। तो ये वो कह रहे चाह रहा है कि आपकी जो बेसिकली कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लीडर हो, तानाशाही हो, डिक्टेटर हो, जैसे कि चाइना में हो रहा है। इसलिए चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, समझ गए। तो इसलिए डेमोक्रेसी किसे कहेंगे कि भाई सब लोगों को बोलने की आजादी हो, सबके बारे में सोचा जाए। लोग लोग ऐसा ना हो कि लोगों को बस आप कह रहे हो फॉलो करो। तो ठीक है, समझ गए बात को। तो देखो यही आगे वही लिखा हुआ है। तो मिंगडो मैडम जो है वो लिसनिंग कर रही थी सभी लोगों का। वो फिर मिंगडो मैडम ने कहा, आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। बहुत कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बड़े बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हो, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो, इसका मतलब आपका दिमाग खुल गया है। यू हैव लेट वेरी बैड इफ समवन ट्राई टू स्टॉप यू। अगर मैं आपको पनिश करूंगी, अगर आपको मारूंगी, कोई अगर बोल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। सो वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री। क्या ये आप कंट्री में भी चाहते हो कि अगर कोई बोले कि सरकार के खिलाफ, तो उस पर लाठी चार्ज हो जाए? क्या आप ये भी चाहते हो कंट्री के अंदर? तो हम कोई भी नहीं चाहता। तो यही डेमोक्रेसी है, समझ गए। तो देखो अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, कौन कौन से आर्गुमेंट है जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, यानी कि फेवर में नहीं है, यू कैन से दैट डिसएडवांटेज। ऐसे कौन कौन से आर्गुमेंट है जो कि इसके अगेंस्ट में है? देखो ध्यान से देखो। सबसे पहला है कि डेमोक्रेसी की वजह से लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। लीडर जो है बदलते रहते हैं, कभी एक लीडर आ रहा है, कभी एक लीडर आ रहा है, तो इंस्टेबिलिटी रहती है। सरकार कभी कांग्रेस की है, कभी बीजेपी की है, कभी इसकी है, कभी उसकी है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर प्ले का गेम होता है। लोग अपनी पावर के लिए बेसिकली आपको कहते हैं कि देखो हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब पावर प्ले चलता है यहाँ पर, और कुछ नहीं चलता यहाँ पर। वो नहीं होता कि आपको सच में भले के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं सारे लोग। वो आपको सपना दिखाएंगे, देखो हम आपका लोन माफ कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे। करना किसी कुछ नहीं है, पावर चाहिए लोगों को बस। ठीक है, मोरालिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता, आपके भला के लिए कुछ नहीं कर रहे लोग। सो मैनी पीपल हैव इंसल्ट कंसल्ट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कई लोग डिस्कशन करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, आपने देखा होगा। अब पार्लियामेंट में बैठ के एक एक घंटा, इतने सालों तक डिसीजन चलता है कि तो डिले हो जाता है डिसीजन लेने में। तो डिसीजन लेने में कई डिले होते हैं, जैसे कि जीएसटी के डिसीजन लेने में कई डिले हो गए थे। 2004 से बात चल रही थी जीएसटी की, पहली बार बात उठी थी, तक करते करते 2017 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ। इलेक्टेड लीडर डज नॉट लव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। इलेक्टेड लीडर जो है उनको पता ही नहीं होता कि पीपल चाहते क्या है। सरकार, मतलब देखो लोगों ने उनको चुन लिया होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता पीपल चाहते क्या है। तो उसकी वजह से वो गलत डिसीजन ले लेते हैं कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से कई बार कंट्री के लोगों को भुगतना पड़ता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। भ्रष्टाचार होता है, लोग अपने पैसा खाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, लोगों को नुकसान कर देते हैं। ऑर्डिनरी पीपल को पता ही नहीं होता कि भैया उनके लिए सही क्या है, तो वो किसी को भी गलत को भी चूज कर लेंगे। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कह रहा है कि आर देयर सम आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं कि ये कुछ आर्गुमेंट नहीं है, बहुत सारे और भी डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट है। ठीक है, तो उसका मतलब क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। इससे ही समझ में आता है डेमोक्रेसी जरूरी नहीं कि हर एक चीज का सोल्यूशन है। डेमोक्रेसी में भी कुछ खामियां हैं। ठीक है, इट हैज नॉट एंड पॉवर्टी। इसकी वजह से आपकी गरीबी खत्म नहीं हो जाएगी डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट। डेमोक्रेसी में सिर्फ आपको क्या होता है, पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी में लोग जो है अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेता पाते। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। ठीक है, मतलब कह रहा है कि डेमोक्रेसी से होता है गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जहां पर वो खुद से डिसीजन ले पाती है, लेकिन इसका मतलब गारंटी नहीं देती कि वो डिसीजन सही होगा हमेशा। पीपल गलती करते हैं, अगर आपने सरकार चुनी, कई बार वो गलती कर देगी, गलती करेगी तो भुगतना पड़ेगा आपको। कई बार डिसीजन गलत हो जाता है। तो दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड विच सीम मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी हमेशा आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती। समझिए, देखो एक कार्टून दे रखा है यहाँ पर, ये वाला कार्टून देखो ध्यान से। आपके उसको शक्ल दिख रही होगी, बड़ा ही गुस्से वाला आदमी,
डिक्टेटरशिप लग रही है आपको, है ना, तानाशाही। ध्यान से देखो, अगर फोटो में दिख रहा होगा आपको, तानाशाही लग रही होगी आपको, है ना, तानाशाही। जी हाँ, ये तानाशाही है। तो देखो ये कार्टून में कह रहा है कि कार्टून है ना, लॉन्ग स्पेन ऑफ डिक्टेटरशिप, इट इंटेरल द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। ये आपको हिडन साइड दिखा रहा है, देखो अपनी छाती फाड़ के दिखा रहा है कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ। ठीक है। इज इट नेसेसरी फॉर एवरी डिक्टेटर टू हैव अ हिडन साइड? क्या हर एक डिक्टेटरशिप को अपना ऐसा अंदर की कहानी छुपानी चाहिए या दिखानी चाहिए? इफ पॉसिबल फाइंड दिस आउट द अबाउट अ डिक्टेटर इंक्लूडिंग पिंचोइट इन चिले। चिले में कह रहा है एक कहानी है, अलग अलग नाम ले रहा है ये। देखो इस कार्टून को एक्सप्लेन कर सकते हो आप ऐसे कि द हिडन साइड का मतलब होता है कि ब्रूटल साइड। ब्रूटल साइड का मतलब बेरहमी, बड़ा बेरहम है ये, लोगों के बारे में परवाह नहीं करता। एंड फेस ऑफ द डिक्टेटर मतलब गंदा बड़ा डिक्टेटर होता है। इट शोज दैट इवल करेक्टर, मतलब राक्षस एक तरह का इवल करेक्टर है, बड़ा गंदा आदमी है अंदर से। वो क्या करता है, लोगों को अपने फायदे के लिए लोगों को नुकसान भी कर देता है। मैनी सच किलिंग गो अनरिपोर्टेड, लोगों को मारता है। गवर्नमेंट का हिडन साइड दिखा रहा है वो। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे डिक्टेटर होते हैं, जैसे हिटलर है, बहुत सारे डिक्टेटर आ चुके हैं कई बार। सो वी कैन नॉट से दैट इट इज नेसेसरी फॉर एवरी डिक्टेटर टू हैव अ हिडन साइड। मतलब जरूरी नहीं कि हर डिक्टेटरशिप ऐसा ही होता है। बिकॉज इफ द डिक्टेटर रियली वांट्स टू वर्क फॉर द बेटर ऑफ पीपल, कई बार डिक्टेटर बहुत अच्छे से काम करना चाहता होता है, लेकिन हम उसको गलत कह देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डिक्टेटर ही खराब होते हैं या सारे ही डेमोक्रेटिक कंट्री खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता। ही डज नॉट नीड टू हैव सच अ हिडन साइड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था है कि क्या हिडन साइड दिखाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इट इज द ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री दैट डिक्टेटर पनिश देयर अपोनेंट इलीगली। कह रहा है कि डिक्टेटर को इसलिए गलत मानते हैं क्योंकि हिस्ट्री में बताया गया, हिस्ट्री मतलब इतिहास गवाह है कि ये लोगों को पनिश करते हैं इलीगली। ठीक है, लोगों को मारते हैं। अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ये बेसिकली आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल दे रखा है चाइना का। चाइना में फेमाइन आई थी, फेमाइन का मतलब भूख मरी, 1958 से 61 तक। वो बहुत सबसे बड़ी फेमाइन मानी गई थी उस समय की वर्ल्ड हिस्ट्री में। 3 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे यहाँ पर। ड्यूरिंग दोस टाइम इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन उस समय बेटर नहीं थी। चाइना से बेटर नहीं थी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन उस समय, लेकिन इंडिया में कोई ऐसे फेमाइन नहीं आई। चाइना के इकोनॉमिस्ट ये सोच रहे थे, चाइना के इकोनॉमी, दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। चाइना के सोच रहे थे कि बेसिकली दो कंट्री की अलग अलग पॉलिसी है, उसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो इंडियन गवर्नमेंट को फूड स्कैर्सिटी के लिए रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि कहीं भी खाने की कमी होती है तो इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट नहीं करती। चाइनीज गवर्नमेंट परवाह नहीं करती, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, वहां डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप है, वहां पर तानाशाही है। समझ गए? दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस। बहुत बड़ी देखो डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत बड़ी बड़ी फेमाइन नहीं आती ज्यादा, लेकिन जो डिक्टेटरशिप होती है जहां वहां आती है। अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शन हो गए तो ओपोजिशन पार्टी जो है वो फ्रीली क्रिटिसाइज कर सकती है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज ही नहीं करेगा ना, तो गवर्नमेंट कुछ भी करने लग जाएगी अपने हिसाब से। समझ गए? और वही हुआ चाइना में के अंदर, चाइना के अंदर वही हुआ। चाइना में क्योंकि एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी है ही नहीं, तो गड़बड़ होगी। तो इसका मतलब आपका पहला एडवांटेज निकल के आता है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है। डेमोक्रेसी आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है लोगों के झगड़े सुलझाने में, और जो अलग अलग लोगों के ओपिनियन होते हैं, डिफरेंस होते हैं, वो सुलझाने में। क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी में पीपल के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। पीपल अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। वो अपने अपने दुनिया को अपने अपनी नजर से देखते हैं। तो इसलिए ये एग्जांपल्स आपको समझते हैं, डेमोक्रेसी बहुत बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से हम लोगों की नीड के, हर एक लोगों की नीड के बारे में सोचते हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे चाइना, वो बेसिकली अपने बारे में सोचती है सिर्फ, वो लोगों के हिसाब से नहीं चलती। समझ गए? उसके बाद अगला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि वो बेसिकली अकाउंटेबल होता है, जवाबदेही, आंसरेबल। कौन जवाब देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि आप सरकार रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बिकॉज जिस, मान लो बीजेपी को आपने चुना, अब बीजेपी ने अगर कुछ गड़बड़ करी तो बीजेपी जिम्मेदार होगी ना। तो बहुत अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है।
अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, मान लो चाइना में एक ही पार्टी है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, अगर वो कम्युनिस्ट पार्टी ही कुछ भी कर दे, कोई खिलाफ ही नहीं बोलने के लिए, तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। वो अकाउंटेबल कब होगी? जब बेसिकली जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। जिम्मेदारी कब आएगी? जब एक पार्टी ना हो। समझ गए? तो द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर। कन्फ्लिक्ट हो सकता है ब्रुटल पावर की वजह से, यानी कि किंग की पावर की वजह से। और डिफरेंट ग्रुप जो है वो मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर, कई बार डिफरेंट ग्रुप रह नहीं पाते। तो डेमोक्रेसी ही बहुत सोल्यूशन है, सबसे बड़ा पीसफुल सोल्यूशन है ये सबसे बड़ा, कि कोई भी बंदा परमानेंट ना तो विनर होता है ना लूजर होता है डेमोक्रेसी में, सबसे बड़ी बात, जिसकी वजह से अकाउंटेबल आ जाती है। अगर एक ही बंदा होगा पार्टी तो अकाउंटेबल कभी नहीं हो पाएगा। तो उसको पता होना चाहिए कि मैं हार भी सकता हूँ, जिस वजह से वो ढंग से काम करेगा। इंडिया में तो डेमोक्रेसी कंट्री बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी वहां पर इसलिए जरूरी होती है, ठीक है। तो एक और रीजन होता है, डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन अदर। डेमोक्रेसी की वजह से क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव हो जाता है। डेमोक्रेसी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या है, डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, कंसल्टेशन से डिसीजन लेते हैं, लोगों के बारे में राय लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन, डिस्कशन करते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बैठे होते लोग, लोकसभा में डिस्कशन चलता रहता है। जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था भारत कि भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। तो इस तरह से डिस्कशन चलता है, तब जाके एक डिसीजन लिया जाता है। तो इससे बड़ा बेहतर डिसीजन लिया जाता है। समझ गए? उसके बाद होता है, तो देखो डेमोक्रेसी थ्री, दीज थ्री आर्गुमेंट बहुत अच्छे आर्गुमेंट है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट क्या है डेमोक्रेसी का, कि इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन। सिटीजन के लिए क्या करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कह रहा है कि अगर डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन नहीं भी ले जा रहा ना, अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं भी है, फिर भी ये बेटर गवर्नमेंट होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से सिटीजन की डिग्निटी बढ़ती है। मतलब सिटीजन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सिटीजन को इक्वालिटी देते हैं, सब लोगों को बराबर का अधिकार देते हैं, सब लोगों को राइट टू वोट मिलता है। ये फायदा होता है डेमोक्रेसी में, कि चाहे पुअर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब लोगों को इक्वल दर्जा दिया जाता है डेमोक्रेसी की वजह से। समझ गए? ठीक है। देखो एक पीछे एक दे रखा था, ये एक लड़के का, देखो क्या रहा है ये, व्हाट वुड हैव हैपन इफ इंडिया वाज नॉट अ डेमोक्रेसी, कुड वी स्टेट टुगेदर ए सिंगल नेशन। कह रहा है कि क्या होता कि अगर इंडिया डेमोक्रेसी नहीं होती इंडिया में, तो क्या होता, क्या हम एक सिंगल नेशन की तरह रह पाते। तो कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या है, कि डेमोक्रेसी, ये इस मेथड का कह रहा है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस इन कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया में अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी बहुत बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इंडिया में खासकर, जिसमें लोगों को अधिकार मिलता है ओपिनियन बोलने का, सब लोगों को देखा जाता है। उसकी वजह से डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन मेंटेन होती है। ठीक है। डेमोक्रेसी की वजह से अपना मिस्टेक सुधार सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये सारे पॉइंट इंडिया को कंक्लूड करते हैं कि डेमोक्रेसी इसलिए इंडिया में बहुत बड़ी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इसलिए सिंगल नेशन बन पाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी इंडिया में रह ही नहीं पाएगा, इंडिया सिंगल नेशन की तरह जी ही नहीं पाएगा। उसके बाद लास्ट है, देखो वही लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इससे आप मिस्टेक क्लियर कर पाते हैं। अगर गलती करती है एक सरकार, तो सरकार अपनी गलती सुधार सकती है, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैं गलती करूंगी तो मैं हट जाऊंगी। तो गलती करके सुधारेगा कौन? जब उसको पता होगा कि भैया अगर मैंने गलती की तो मैं सरकार में वापसी नहीं आ सकता। इसलिए डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। समझ गए? तो कोई ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जहां पर आपको गारंटी दे सके। गलतियां सबसे होती है। ठीक है। तो देर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन। पब्लिक डिस्कशन हो सकता है अगर कोई गलतियां करता है। अगर गलतियां करके कोई डिस्कशन ही नहीं होगा, जनता को बात ही नहीं मानी जाएगी, जनता के बारे में सोचने जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लास्ट सम अप करते हैं, डेमोक्रेसी सब कुछ नहीं दे सकता। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपको मिल जाएगा, कि यानी कि पूरी सारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि बाकियों से बढ़िया है। बेस्ट फॉर्म नहीं कह सकते, लेकिन बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इससे आपको लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प होती है, चॉइस मिलती है, लोगों को अधिकार मिलता है, ये सब बढ़िया मिलता है। इसलिए डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बाकियों से। क्योंकि डिक्टेटरशिप से तो सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, इसके बारे में कह सकते हो। ठीक है, कि डेमोक्रेसी की वजह से
लोग अपनी सरकार गलतियां सुधार सकती है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन मिलती है। ये सारे पॉइंट जो हमने पढ़े एडवांटेज के, वो सारे लिखने हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी को यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके बुक में देखो ये कार्टून दे रखा था, जैसे कि आप उसको शक्ल दे सकते हो ये वाली, कि कह रहा है कि वी वोटर आर एंग्री, वर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। ये गुस्से में कह रहा है एक बंदा। कह रहा है कि द लिबरल हैव बीन एरोगेंट, ये सारे कह रहे हैं कि लोग एरोगेंट है। दे हैव ब्रोकन ट्रस्ट, मतलब लोग गुस्से में क्या करते हैं, ऐसी शक्लें बनाते हैं कि ये सब सरकार बेकार है, हम वोट नहीं देंगे, हम ये करेंगे, इन्होंने हमारी मनी चुरा ली, पैसा चुरा लिया। सोन जून 28, कह रहे हैं कि जून 28 को देखो ये बेकार, ये अपने आप को कह के हम बढ़िया है। ठीक है। वी आर गोइंग टू कैन डू बेस्ट, वी वर गोइंग टू वोट देम बैक इन, जब ये जून 28 को आएंगे, अपना बेस्ट करेंगे, तब मैं वोट दूंगा। तो मतलब ये दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि बेसिकली इसमें क्या दिखा रहा है, राजेश एंड मुजर, एक नीचे लिखा हुआ है, इट शो दैट नो डेमोक्रेसी हैज एवर गॉन टू वार विद अनदर। ठीक है। वह वो वार्स टेक प्लेस ओनली, देखो पहले तो ये चेक इन प्रोग्रेस अलग है। कार्टून का क्वेश्चन ये था, ये कार्टून कनाडा में पब्लिश किया गया था 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले। इसमें आपको कार्टून में दिख रहा होगा कि बेसिकली लिबरल पार्टी जो है वो एक और बार जीतना चाहती है, लेकिन जब रिजल्ट आया लिबरल पार्टी हार गई। तो ये कार्टून जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दिखा रहा है। देखो कार्टून इज मोस्टली इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। कह रहा है कि ये कार्टून क्या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है या फेवर में है, ये आपको पूछ रहा है। कह रहा है कि कार्टून फेवर में है। क्यों फेवर में है? क्योंकि देखो डेमोक्रेसी की वजह से लोगों को फ्रीडम मिलती है, लोग जैसा चाहे लोगों को बदल सकते हैं, रूलर को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कार्टून बेसिकली कार्टूनिस्ट ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि देखो लिबरल पार्टी का टेन्योर खत्म हो गया है और लोग लोग गुस्से में है इस बार। तो अल्टीमेटली इट इज ही हिमसेल्फ हु डिसाइड टू ब्रिंग लिबरल पार्टी। लोग कहेंगे, लोग चुनेंगे कि ये लिबरल पार्टी को सरकार में लाना चाहते हैं नहीं लाना चाहते। ठीक है। तो वी कैन क्वेश्चन हिज डिसीजन बाय वोटर इज फ्री टू वोट। तो लोग जो है क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि लोग लिबरल पार्टी पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये चेक इन प्रोग्रेस का अगर आप क्वेश्चन देखो, चेक इन प्रोग्रेस का क्या क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चेक योर प्रोग्रेस में बगैर राजेश और मुशर्रफ ने एक आर्टिकल रीड किया था, इट शोड दैट नो डेमोक्रेसी हैज एवर गॉन टू वार विद अनदर डेमोक्रेसी, कि एक डेमोक्रेसी दूसरी डेमोक्रेसी के साथ ऐसा नहीं है कि युद्ध लड़ेगी। ठीक है। उसके बाद वार्स टेक प्लेस ओनली वन ऑफ द टू गवर्नमेंट इज नॉन डेमोक्रेटिक। कह रहा है कि कोई दो डेमोक्रेसी आपस में कभी नहीं लड़ सकती, ये कह रहा है। एक आर्टिकल उन्होंने रीड किया था। कह रहा है वो तब लड़ सकती है जब उसमें से एक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक हो। आर्टिकल ने कहा देयर वाज अ ग्रेट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कह रहा है उसकी वजह से बहुत, ये सबसे बड़ा मेरिट है डेमोक्रेसी का। आफ्टर रीडिंग द एसे राजेश एंड मुशर्रफ ने अलग अलग रिएक्शन दिए। राजेश ने कहा कि दिस वाज नॉट गुड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। कह रहे कि ये बहुत ही बेसिकली बहुत सही आर्गुमेंट नहीं है डेमोक्रेसी का, ये चांस की बात है कि दो डेमोक्रेसी आपस में नहीं लड़ती। इट इज पॉसिबल दैट इन फ्यूचर डेमोक्रेसी, हो सकता है दो डेमोक्रेसी के फ्यूचर में वार हो जाए। लेकिन मुशर्रफ ने कहा कि इट कुड नॉट मैटर ऑफ चांस, ये कह रहा है मैटर ऑफ चांस नहीं है भाई, डेमोक्रेसी की वजह से वार नहीं होते। कह रहा है कि दोनों पोजीशन में से आप कौन सी पोजीशन को एग्री करते हो और क्यों करते हो। देखो आप देखो ध्यान से, अपने हिसाब से राय दे सकते हो, लेकिन आंसर आप पढ़ सकते हो क्या है, अपने हिसाब से दे सकते हो आप, कि आप एग्री कर सकते हो मुसव्वर के एग्रीमेंट से कि भाई डेमोक्रेसी की वजह से ऐसा नहीं है कि आज वार हो रहा है, आज नहीं हो रहा तो कल भी हो जाएगा, नहीं। तो इन डेमोक्रेसी द डिसीजन इज टेकन आफ्टर डिस्कशन एंड कीपिंग इन व्यू द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो जब बिल्कुल सही बात है, वार नहीं होता, बट हो सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है, जैसे कारगिल वार हुआ था दो डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि वार नहीं हो सकता है। अगला लास्ट टॉपिक है हमारा कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का और भी ब्रॉडर मीनिंग क्या हो सकता है? तो देखो आपने अभी तक पढ़ा डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहां पर बेसिकली बहुत सारे फीचर हमने पढ़े। ठीक है। यू हैव रीड और दिस इन वेरी प्रीवियस क्लासेस, इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी
वहां पर ऑल पीपल डू नॉट रूल, सारे लोग रूल नहीं करते। एक मेजोरिटी होती है जो बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे काम करती है। द मेजोरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लोग चुनते हैं सरकार को। तो कह रहा है कि दिस इज बिकम नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आजकल डेमोक्रेसी में क्या है कि एक साथ लोग बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, डेमोक्रेसी में सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को कहते हैं। इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर सरकार को हम चुनते हैं। तो इसलिए आज की डेमोक्रेसी में लोग सारे के सारे फिजिकल इम्पॉसिबल है कि एक साथ बैठ के डिसीजन ले। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? लोगों को चुनना पड़ता है। सपोज करो एक आपने पार्लियामेंट में कभी देखा है कि 135 करोड़ की या 140 करोड़ की जनसंख्या पूरी बैठ के डिसीजन ले रही है? नहीं ले सकती ना। इवन इफ दे कुड सो, अगर वो बैठ भी जाए तब भी उनके अंदर कोई ऐसा स्किल नहीं है, ना तो इच्छा है कि वो डिसीजन ले सके। इसलिए हम क्या करते हैं? अपने बिहाफ पे लोगों को चुनते हैं, और उसे बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। और ये कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी कि हम जिसमें सरकार को हम चुनते हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, दिस गिव्स अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग। ये आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, लेकिन ये भी डेमोक्रेसी की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं देता। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी फ्रॉम गवर्नमेंट। इससे वजह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी है, कौन सी नॉन डेमोक्रेसी है। बल्कि लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सी अच्छी डेमोक्रेसी है। अगर हमें ये डिस्टिंग्विश करना है, पहले हमने ये सीख लिया कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी नहीं है, ये तो सीख लिया। लेकिन कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी है, किसकी अच्छी है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, देखो आगे, कि ये पता चलेगा इट अलाउज अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। इससे आपको गवर्नमेंट के बियॉन्ड आपको समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी के बारे में। जैसे कि आप समझो, समटाइम वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन गवर्नमेंट। कई बार हम डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट की जगह पे ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर सब लोगों को बोलने का अधिकार हो। जैसे कि एक डेमोक्रेटिक फैमिली में जब भी डिसीजन लिया जाए तो सब लोगों को बिठा के लिया जाए, सबकी सबकी राय लिया जाए। जैसे टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्वेश्चन कोई पूछे तो तुरंत मना कर दो। टीचर को डेमोक्रेटिक तब कहेंगे जब वो सबकी राय ले रहा है, सबके क्वेश्चन पूछने, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मना नहीं करा जा रहा। तो वो कह रहा है वन लीडर एंड हिज फैमिली डिसाइड एवरीथिंग। अगर एक लीडर एक पूरी फैमिली डिसाइड कर रहा है तो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इसका मतलब इफ वी टेक दिस आइडिया सीरियसली देन नो कंट्री। देखो उसके बाद हमने समझा, उसके बाद का मतलब क्या है? यहाँ आगे ये लिखा हुआ है, दिस वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। तो कह रहा है कि ये डेमोक्रेसी में हम बेसिक डिसीजन क्या होता है कि डेमोक्रेटिक में क्या करना चाहिए? कंसल्टेशन लेनी चाहिए, लोगों की रहम सहमति, कंसेंट लेनी चाहिए, तब डिसीजन लिया जाए, तब डेमोक्रेसी अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाएगी। तो दोज हु वर नॉट पावरफुल इन द सेम वे इन टेकिंग डिसीजन हु आर पावरफुल, दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और फैमिली। ये हर जगह अप्लाई हो सकता है कि अगर चाहे वो डेमोक्रेसी है बट वहां पर अगर कंसल्टेशन नहीं ली जा रही है तो उससे अच्छी डेमोक्रेसी नहीं बोला जाएगा, भले ही वो डेमोक्रेसी क्यों ना हो। ठीक है, कई बार हम डेमोक्रेसी को वर्ड यूज करते हैं नॉट टू डिस्क्राइब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड। ये दूसरा पॉइंट बनेगा इसका। देखो ये क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये वाला क्या बनेगा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वो यह लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज करनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरह नहीं। डेमोक्रेसी में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए बल्कि एक आइडियल स्टैंडर्ड को डिफाइन करना चाहिए। मतलब आइडियल स्टैंडर्ड क्या है? जैसे कि अच्छी डेमोक्रेसी उसे बोलेगी कि हमारे देश में कोई भूखा न रहे। ठीक है, व्हेन नो वन गोज टू हंग्री टू बेड, कि जब कोई देश में भूखा ना मरे, कोई देश में भूखा ना रहे, ये अच्छी डेमोक्रेसी ऐसे कहेगी। आपको एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट करना है कि मेरे देश में अच्छी डेमोक्रेसी तब कहेगी जब कोई देश में भूखा ना रहे। या फिर एक डेमोक्रेसी में एवरेज सिटीजन चाहता है कि सब लोगों का इक्वल रोल मिले डिसीजन लेने में, सब लोगों को इक्वल इंफॉर्मेशन मिले। अगर ये होगा तो अच्छी डेमोक्रेसी है। तो मतलब कहने का मतलब आपको डेमोक्रेसी में ये
एक आइडियल स्टैंडर्ड, यानी कि एक आपको गोल सेट करना चाहिए कि ये मुझे करना है, ठीक है, तब सही रहेगा। सो इफ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी आइडियल रिमाइंडर वाई वी विल डेमोक्रेसी, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर, ये देखो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर, देखो वो कह रहा है कि अगर ये हम मान ले कि ये आइडियल सीरियसली है, मतलब अगर ये आइडियल को मान लिया जाए, तो कोई कंट्री दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कोई कंट्री मिली है जहां पर कोई भूखा ना मर रहा हो? हर जगह कोई ना कोई भूखा है। ऐसा कोई कंट्री है जहां पर हर हर लोगों को इक्वल इंफॉर्मेशन मिले, बेसिक राइट? नहीं, कहीं ना कहीं भेदभाव हर जगह होता है। लेकिन ये आइडियल स्टैंडर्ड की वजह से क्या होता है कि हम अच्छे से काम कर पाते हैं। इसलिए आइडियल की वजह से क्या होता है कि हम डेमोक्रेसी को वैल्यू कर पाते हैं। इट इनेबल्स टू जज एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। इसकी वजह से हम गवर्नमेंट की वीकनेस आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये कहा था, ये क्यों नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से हम मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। कि गुड डेमोक्रेसी उसे कहेगा कि कोई देश में भूखा ना रहे, लेकिन मिनिमल डेमोक्रेसी किसे कहेगा? जहां पर ये आइडियल ही नहीं है कोई आपके सामने, आपके दिमाग में गोल ही नहीं है इस बारे में। तो इसलिए इस बुक में हमने ये समझा, इस बुक में वी डू नॉट डील मच विथ एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में और नहीं समझेगी ज्यादा। आपका सिर्फ फोकस क्या था कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर यानी कि 10th क्लास में वो अच्छे से और समझोगे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में, ठीक है। और ये हम समझोगे अच्छे से। उसके बाद आपने ये समझा कि बहुत सारे स्पेयर ऑफ लाइफ में क्या होता है डेमोक्रेसी। देयर कैन बी वेरियस वे ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर। बहुत सारे अलग अलग डिसीजन होते हैं डेमोक्रेसी में, कि कंसल्टेशन लेके इक्वल बेसिस पे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है आज के टुडे वर्ल्ड में? पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सरकार लोग चुने। सो यही आपने पढ़ा। चैप्टर 3 में इसको और डिटेल में पढ़ोगे। बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल, अगर मान लो कम्युनिटी बहुत स्मॉल है, तो अलग अलग तरीके और भी होते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने में, ठीक है। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर, फिर वहां पर लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा। जैसे ग्राम सभा होती है, ठीक है, विलेज में यही चीज होती है। समझ गए? अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चन थे, वो हम समझ लेते हैं, कार्टून समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये फोटो में एक बंदा चेयर पे बैठा है और सुस्की ले रहा है ना, नींद ये बेसिकली ये कह रहा है कि भाड़ में गए, सो रहा है आराम से। और नीचे लिखा है 50 ग्लोरियस ईयर्स। वो देखो ये इसके मुंह से क्या निकल रहा है? यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी। मतलब ये टीवी से निकल रहा है, टीवी से निकल रहा है ये बातें। यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्विटी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है हमारी कंट्री में, ट्रेड हो रहा है। हमने देखा कई बार देखा और टीवी में आता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है। लेकिन आप सुन सुन के थक चुके हो, ये दिखा रहा है कार्टून में, है ना, कि पॉवर्टी हमारी कंट्री में हम मिट रही है, कुछ नहीं हो रहा। ऊपर देखो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये जवाहरलाल नेहरू, पता नहीं क्या क्या फोटो लगी बड़ी है, लीडर्स की फोटो लगी बड़ी है। तो देखो ये दिखा रहा है, ये 12 प्राइम मिनिस्टर की फोटो है ऊपर। जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपको दिख रहा है सबसे पहले, है ना, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नेहरू, मनोज देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, ये सारे, अटल बिहारी वाजपेयी तक दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि देखो ये कार्टून का जो क्वेश्चन था वो ये था। आर के लक्ष्मण ने ये कमेंट किया था, क्योंकि हमारे उस समय 50 साल हुए थे इंडिपेंडेंस को। वो कह रहा है कि हाउ मैनी, पहले तो हाउ मैनी इमेजेस वर्ल्ड डू यू रिकॉग्नाइज। हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। कह रहा है कि डू मैनी कॉमन पीपल फील द वे द कॉमन मैन इन दिस कार्टून। क्या हर एक आम आदमी समझ सकता है कार्टून क्या कह रहा है? बिल्कुल समझ सकता है। तो आप देख सकते हो ये कॉमन मैन ये फील यही कर रहा है कि ही इज होल्डिंग द फ्लैग ऑफ इंडिया। ये जो है इंडिया का फ्लैग, देखो इंडिया के हाथ में, इसके इसका फ्लैग है इंडिया के हाथ में। इंडिया का फ्लैग इसके हाथ में पड़ा हुआ है, लेकिन वो स्लीप कर रहा है, वो सो रहा है टीवी प्रोग्राम देखते देखते। 50 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, बहुत सारे वर्ड आपके सामने दिख रहे होंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई है, सेकुलरिज्म आ गया है, डेमोक्रेसी है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उसको पता है ये बात, कि ये स्लोगन जो पॉवर्टी एलिवेशन, ये सब फेक है, कॉमन मैन के लिए फेक है। बिकॉज उसको लग रहा है कि मैं, मेरे को धोखा किया जा रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। ये कह रहे हैं कि बहुत सुधार आ गया इन कंट्री में, कुछ नहीं आया। तो सच प्रोग्राम जो है वो बहुत ही फॉर्मल होते हैं, देन मास ओरिएंटेड, जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ठीक है, ये दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप देखो ये एक ये था, इन माई विलेज द ग्राम सभा नेवर मीट। वो कह रहा है कि ग्राम सभा मिटती नहीं है, डेमोक्रेटिक है क्या वो? तो जैसे हमने देखा था कि
ग्राम सभा जो विलेज में होती है, कई बार आपने कहा होगा कि जो इन्हें कि वहाँ वोटिंग होती है, अगर वो नहीं मिल रहे, बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेटिक नहीं है वो, तो देखो वही लिखना है, ग्राम सभा जो है वो रेगुलरली मीट करती है अपने फंक्शन को, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए। बट अगर ग्राम सभा मील नहीं कर रही है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, अनडेमोक्रेटिक कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। डेमोक्रेसी में सबसे मिल के आपको डिसीजन लेना होता है। उसके बाद देखो ये एक्टिविटी है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होती है सीट, जो सीट होती है ना, जिस सीट पे आपका इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो आपको बताना है कि टोटल एलिजिबल वोटर आपकी असेंबली में कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हैं, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने होते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल कैन फिट इनटू लार्जेस्ट स्टेडियम इन योर एरिया, कि बहुत सारे एरिया में कितने लोग बैठ सकते हैं एक साथ। इज इट पॉसिबल टू द ऑल द वोटर इन अ पार्लियामेंट्री और असेंबली, कि वो एक साथ मिल सकते हैं, वो ये बता रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा ना अभी कि भैया सारे लोग एक साथ नहीं मिल सकते, जैसे हमने ये पीछे पढ़ा था। तभी तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं कि ये देखो मॉडर्न डेमोक्रेसी में सारे लोग एक साथ नहीं मिल सकते। तो वही वो कह रहा है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ वोटर इन माई असेंबली, जैसे कि आपका अगर आपका आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश लिख दो, मेरा सानमपुर है तो सानमपुर लिख देना आप, ठीक है। आप किसी भी तरह लिख सकते हो, ये आंसर अपने हिसाब से लिखना ये वाला, कि आपके असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है आपके स्टेट के अंदर, ठीक है, अपने हिसाब से देखना। समझ गए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था ना कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ, देखो लार्जेस्ट स्टेडियम आप अपने हिसाब से देखना, कि लार्जेस्ट स्टेडियम होगा, आंध्र प्रदेश की बात कर दी ने सारे की सारी, आप अपने हिसाब से देख लेना आंसर सारा, कि आपका नियरेस्ट स्टेडियम सबसे बड़ा ये है। जैसे हमारे यहाँ पर अंबेडकर स्टेडियम है, आप अंबेडकर स्टेडियम लिख देना, ठीक है। और अगर आप देख सकते हो कि अगर आप फिर आपको जवाब देना है कि क्या वहां पर सारे लोग बैठ सकते हैं, जितने आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जितने आपके स्टेट में, क्या सारे लोग बैठ सकते हैं, तो जवाब आएगा नहीं बैठ सकते, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत सारी। समझ गए। तो कंक्लूजन निकलता है चैप्टर का, देखो कंक्लूजन अब क्या है चैप्टर का, वो ये है कि दिस ऑल्सो मीन दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। कोई कंट्री डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि हर कंट्री में कोई डेमोक्रेसी में कोई ना कोई खामियां होती है। दिस दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं होती, लेकिन एवरी डेमोक्रेसी में एक आइडियल जरूर होना चाहिए, कि किस तरह से डिसीजन लिया जाए, ताकि मैं गवर्नमेंट की कमियां पहचान सकूं। कि ये जरूर होना चाहिए दिमाग में कि हाँ मुझे गरीबी हटानी है, मुझे वो हटाना है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हट जाए, ठीक है। गोल बनाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो अचीव हो। दिस कैन नॉट बी अचीव, जरूरी नहीं कि हो सकता है वो अचीव हो सकता है। दिस रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट एफर्ट, बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन गोल तो होना चाहिए ना पहले। गोल ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन इसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ बचा सकते हो। दिस इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन साथ में कह रहा है कि द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट रूलर डू, बट मेनली व्हाट वी सिटीजन डू। सबसे बड़ी लाइन है ये, कि कंट्री का जो भविष्य है, कंट्री का जो भाग्य है, वो डिपेंड नॉट सिर्फ कंट्री के रूलर पे डिपेंड नहीं करता, सरकार पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि लोगों पे भी डिपेंड करता है, जो रहने वाले लोग हैं। अगर सरकार को चुन लिया, लेकिन गालियां दे जा रहे सरकार को, खुद कुछ नहीं कर रहे सिटीजन, तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इसलिए जरूरी है बाकी से, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट में मोनार्ची डिक्टेटरशिप में सिटीजन को तो कोई कुछ भी पार्ट नहीं, सिटीजन को तो कोई पूछा नहीं जाता वहां पर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब भी बेटर है बाकी से। समझ गए। उम्मीद करता हूँ पूरे चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।